कुरान भरा होगा उसमें, वो आएगा तो मुल्क के हालात बदल जाएंगे। हाफिज कुरान है। IMF का कहना है कि अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आप? IMF ने ये शराइत रखी हैं, कैसी शराइत हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड शराइत हैं। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में IMF की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें को 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है? इंटरनेशनली जो है हमें यूरोपियन यूनियन नज़र आती है, हमें अफ्रीकन यूनियन नज़र आती है। हम अभी भी उसी प्रोपोगंडा में घुसे हुए हैं कि जी इंडिया गलत है, फलानी रियासत गलत है या कोई भी रियासत गलत है। तो मेरा ख्याल है कि जंग के एलिमेंट को छोड़ के हमें अमन को बढ़ाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए और अपना दफाई बजट कम करना चाहिए। तो जो बार बार टैक्स जो है जो आम पब्लिक पे लगाया जाता है, जो मिडिल क्लास पे लगाया जा रहा है, जो वर्किंग क्लास पे लगाया जा रहा है, उसको बोझ उनसे कम करके सरमायादारों पे बोझ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज पे बोझ लगाया जाए, सरकारी खर्चे जो हैं वो कम किए जाएं और उसके साथ साथ जो दफाई बजट है जो 1400 अरब हमारी फौज खा रही है उसमें कमी होनी चाहिए। सर, इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाता है, लेकिन कभी इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा, इंडिया पर रोक टोक नहीं की गई। अब आप देखें कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर कितना ज़्यादा बजट लगाता है कि आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च कर देता है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। तो उन पर इस तरह का कोई एलिगेशन या कोई रोक टोक क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया का जो GDP है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे ज़्यादा वो दुनिया के माने जाने इंडस्ट्रियलिस्टों में गिना जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक 40 करोड़ की मिडिल क्लास आबादी है उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उनको नेशनल दायरे में ला रही है। हम इन बातों पे बहुत पीछे हैं। हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा। कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ है हुकूमत को कि नहीं 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 हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी क्लाशनकोव चला देगा। यार, आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोजगार देना होगा, हमें नए टूल सीखने होंगे, तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली क्लाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियाँ होगी, हमें इससे निकलना पड़ेगा। IMF ने मजीद ये भी कहा कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट IMF की इन शराइत को मानेगी या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमने IMF की बहुत सारी शराइत मानी और पाकिस्तान के अवाम को अजाब में हम डाल चुके हुए हैं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट में जो सरमायादाराना तबका है, जो जागीरदार तबका है, वो अपने आप को हमेशा से टैक्स से बचाता आया है। खान साहब के साथ भी देख लें, वो गंदम माफिया भी था, चीनी माफिया भी था, कोई सदेबाब नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि IMF की तरफ से जो शर्त है ये टेक्निकली ठीक है, इससे शायद जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, वो थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप उधर से उनको टैक्स में भी छूट कर देते हैं और फिर आप बर्डन अगर वर्किंग क्लास पे डाल देते हैं तो ये फिर एक अवाम के साथ जो है ना वो ज्यादती वाली बात हो जाएगी। तो मैं तो इसको बतौर एक अवाम इसको सपोर्ट करूंगा और हुकूमत को भी चाहिए कि अपना वो बैलेंस जो है टैक्सेशन का उसको सरमायादारों की तरफ ज़्यादा रखे, निस्बतन इसके कि आप सारा बोझ जो है मिडिल क्लास में वर्किंग क्लास पर डाल दें। खैर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम चाहे घास खाएं, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर आंच नहीं आने देंगे। उसे हम संभाल के रखेंगे और उसे किसी के हाथों में नहीं देंगे। अवाम तो ऑलरेडी घास खा रही है। अवाम के पास बचा क्या है? पेट्रोल किधर चला गया है, जॉब्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अवाम तो घास खा ही रही है। तो मुद्दा ये है कि दुनिया की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स बाकी हैं उन्होंने अपनी कौमों को डेवलप किया है, उन्होंने उससे हम तो न्यूक्लियर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का मसला है, तो ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है? मतलब हम क्या उसे वही न्यूक्लियर पावर है ना जिसको हम लोग कुछ दिन पहले सऊदीया को बेचने की भी बातें कर रहे थे। देखिए, हम सर्विसेज तो दे रहे हैं, हमारी तो जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनी हुई है। सऊदी अरब ले ले, पैसे दे दे, कतर ले ले, हमने फीफा वर्ल्ड कप में भी जाकर उनको सर्विसेज दी हैं, तो हम तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब वो जो सरमाया जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ रहा, वो सीधा सीधा हमारा आर्मी के पास जा रहा है। तो आर्मी जो है इस वक्त न्यूक्लियर की चीज़ें भी देख रही है, प्रॉपर्टी की चीज़ें भी देख रही है, सोसाइटीज़ भी बना रही है, सब कुछ चल रहा है। अवाम जो है उसका ख्याल किसको है? और ये हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो आके दूसरी चीज़ों पे अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, तो इवेंचुअली वो जो तबका है जो हमारे यहाँ पे बस रहे इक़्तिदार है उनको अपने खर्चे कम करने चाहिए। और ऐसी न्यूक्लियर पावर जो रोटी नहीं दे सकती, ऐसी न्यूक्लियर पावर जो बिजली नहीं दे सकती, अवाम का उससे क्या ताल्लुक है? तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, हुकूमत को इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये न्यूक्लियर पावर, मेरा ख्याल है ये न्यूक्लियर मिसाइल जो है हमने इसलिए संभाल के रखे हो कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे। हमें इंडिया का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए हम अपना बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर भी लगाते हैं। वो प्रोपोगंडा की वजह से लगाते हैं ताकि बजट ज़्यादा ले सकें। अब यही न्यूक्लियर पावर हमारा 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी में शहीद हुआ है, तब किधर थे? APS के जो बच्चे शहीद हुए हैं तब ये पावर किधर थी? हमारी कोई भी
मतलब ये ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे बात बन जाती है कि इंसान कहता है कि इस पे क्या बात करनी है, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी बेस नहीं है जहाँ पे हमला ना हुआ हो। तो हम सिक्योरिटी जो है हमारी वो तो अभी भी स्टेक पे है। यहाँ तो उसका एक कोई अच्छा हमने रद्द-ए-अमल देखा हो, तारीखी उस पर देखा हो कि यार हमने उसका हम दहशतगर्दी से बचे हों, इंतहापसंदी से बचे हों, तो कोई उसका अगर आफ्टर इफेक्ट ही नहीं है, उसका रिजल्ट ही कोई नहीं है, तो क्या करना है इसका? घास फूस तो हम खा रहे हैं, तो अगर उससे बच के थोड़ा सा घास फूस के ऊपर कोई टॉपिंग एक्स्ट्रा हो जाए, कोई थोड़ा मीठी हो जाए, तो वो कर लेना चाहिए। तो आईएमएफ में क्या हुआ है जी कि आईएमएफ रिजेक्ट्स गवर्नमेंट प्रपोजल टू इंक्रीज BISP कवरेज। हमने सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त की थी आईएमएफ से कि सर ये जो BISP है इसका वो ज़रा बरकरार रखें या इसको जो है वो इंक्रीज कर दें थोड़ा सा। अच्छा, ये मेहताब हैदर साहब की रिपोर्ट है और ये जियो से में पब्लिश हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स थी टू प्रोवाइड रिलीफ टू द मासेस रिसीव्ड ए जोल्ट व्हेन IMF rejected the proposal to jack up the number of beneficiaries of the Benazir Income Support Program। BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ये एक ऐसा प्रोग्राम, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन इसमें कुछ चंद हज़ार रुपए जो हैं, पहले तो मेरा ख्याल है 1000 2000 जितने भी हैं, वो गरीबों में काफ़ी बड़ी तादाद थी गरीबों की कि जिनको दिए जाते थे। तो ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन जो कि बेसहारा हैं इस तरह, उनके लिए महीने में अगर इतने भी पैसे आ जाते तो चलो थोड़ा बहुत उनका, तो ये एक अच्छा, यानी इसको काफ़ी एक्नॉलेज किया गया दुनिया में और अच्छा इसको प्रोजेक्ट कहा गया। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि जनाब ज़रा थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दें, महंगाई बहुत हो गई होगी, तो IMF ने फौरी तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया। हालांकि ये लोगों के फ़ायदे का था, इससे आम लोगों का, IMF ये कह रहा है कि वो काम करो कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, एलीट को स्नब करो, उसके ऊपर टैक्सेस लगाओ। लेकिन अगर हम कह दें कि ये कर दें तो वो इसके ऊपर करने को तैयार नहीं है। जाहिर है कि उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। है कि IMF जो है ना, ये वैसे ही एक एजेंडा है जो काफ़ी अरसे से जो है ना हमारे पाकिस्तान को, और ये मतलब जब से ये डिवीज़न कायम की गई है ना अमेरिका की तरफ से कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बनाए गए, तो ये IMF जो है ना ये एक गले का तोक बनाया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। IMF शुरू से लेकर अब तक जो है ना, वो आप पाकिस्तान में हो या किसी अफ्रीका के मुल्क में हो, आप अपनी मर्ज़ी से गंदम भी नहीं उगा सकते, क्योंकि इसके लिए जो आपको वो बीज जो है वो आपको अमेरिका प्रोवाइड करेगा जहाँ पे भी है, और आप जो भी चीज़ लगाएंगे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनाएंगे और उनके कहने पर लगाएंगे। तो IMF जो है ना आपको हमेशा से वही चीज़ देगा जो उनको बेनिफिट करती है, आपको डाउन करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप वो 10% गिराएं या 50% गिराएं, आपको नुकसान नहीं होने वाला, वो आप पे कभी हमला नहीं करने वाला अमेरिका, या कोई इंडिया भी आप पे हमला नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि हमारी जो कौम है 70 साल से, तो आप देख ही रहे हैं कि जितनी पस्ती की तरफ जाती जा रही है। इसमें कोई आपने देखा हो 70 साल में कोई हमने कोई एक चीज़ ईजाद की हो, वो एक पैम्पर तो हमने बनाया नहीं आज तक। हम तो आईफोन लेने के लिए बाहर से मंगवाते हैं कि जो हमारे पास आईफोन आ जाए या BMW आ जाए। आपने क्या बनाया? आप तो वही चीज़ें बाहर से मंगवा के तो असेंबल करते हो, तो आपको आप यहाँ से फल फ्रूट बनाकर लोगों को एक्सपोर्ट करते हो, उनको पालते हो, और वहाँ से आप महंगी महंगी मशीनरी यहाँ मंगवाते हो। आप देखें कि हमारे जो भी कोई भी चीज़ आप कोई इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा गायब आपके पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, जो भी हो, तो वो आपके जो जहाँ जहाँ पर आपको नुकसान होना ना, आपको वही काम आपसे लेगा, उसके अलावा आपको नुकसान ही होगा हमेशा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हम हर चीज़ में अपना कंपैरिजन जो है अपनी नेबर कंट्री भारत के साथ करते हैं। 90s में लास्ट टाइम IMF की टीम भारत गई थी, उसके बाद भारत नहीं गई IMF की टीम। आपको क्या लगता है कि 2023 आ चुका है लेकिन अभी तक पाकिस्तान IMF से छुटकारा नहीं हासिल कर सका? उसकी वजह ये है ना कि हमारी जो डिवीज़न है ना, जो हमारी डिवीज़न ऑफ वेल्थ है ना, वो अगर जो मसाइल है ना, हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जितने मसाइल हैं, वो आप एक जर्नल के तक तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपकी गली में एक जमादार है ना, वो सुबह 4 बजे आता है और एक तस्वीर बनवाता है अपने जो उसका सीनियर होता है उससे, और वो दूसरी नौकरी पर चला जाता है। तनख्वाह तो आपसे लेता है, कभी उसने सफाई तो अपनी कभी गली की नहीं की। आप उस जमादार को तो पकड़ नहीं सकते, तो आप किस लेवल तक जाएंगे? तो आपने IMF को, हम आम आवाम को क्या पता है कि हमारा जी बजट कम हो जाए, ये हो जाए, उसको तो रोटी से अपना है, अपनी रोटी नहीं उसकी पूरी हो रही। आज आपको पता चला होगा पंजाब में, लाहौर में आटे के ट्रक लूट लिए गए। अंदाज़ा लगाएं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। उन्होंने मुफ्त का कहा, उन्होंने लूट ही लिए। तो आज पता चला जी 3100 का 20 किलो का आटे का थैला हो गया। तो आप गरीब आदमी, आप अगर 1500 से 3100 करना था, जिसकी तनख्वाह 25,000 थी, 50,000 तनख्वाह होती तो फिर तो समझ आती है। या 150 वाला पेट्रोल आपको 300 में मिल रहा हो, आपकी तनख्वाह 30 से 60 होगी, तो फिर तो समझ आती है। जब वो चीज़ें नहीं आप कंट्रोल कर सकते तो फिर आप बढ़ा किस लिए रहे हैं? आपकी कबीना तो इस टाइम जो चल रही है हुकूमत की,
90 के करीब आपकी काबीना चल रही है। काबीना का मकसद तो ये होता है ना कि आपको कोई मिनिस्ट्रीज मिली हैं, आप उनको लेके चलें। आपका आमदन 10 रुपये, आप खर्चा 20 रुपये करना चाहते हैं, आप वो खर्चे 10 वाली में रखें ना, अपने लोगों को कम करें, जो 10 रुपये में मैनेज करें। भाई आप हुकूमत का मकसद ये नहीं है कि अब वो आपके हुक्मरान का मकसद ये होता है कि आपने ही पैसा देना है उनको, कि आपको मैनेज करें। वो ये नहीं है कि वो ऐशी करते रहे और आवाम जो है पैसा देती रहे बस। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में कितना आगे निकल गया भारत हमसे? आप वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान का, तो उससे मुकाबला क्या वो आप पे हमला कर सकता है कभी? आप बताएं कभी वो आपको लगता है कि भारत हम पे हमला कर देगा? कैसे कर देगा? ये पंजाब का खित्ता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का ये खित्ता वो है जिस पे 70 साल सिख हुकूमत कर गया। ये जो गुरुद्वारे वगैरह बनाए ना, 70 साल सिख हुकूमत कर गया और ये ग़ुलाम के ग़ुलाम ही रहे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने हुकूमतें की, महमूद गज़नवी आया, फिर सारा कुछ करते रहे, मुग़लों ने किया, लेकिन ये नहीं उठ सकते कभी भी। ये मैं आप कहते हैं अभी लिख के दे देता हूँ, ये आगे भी इसी तरह रहेंगे, क्योंकि जब तक इनका मसला ये है कि हमारे घर में कुछ हो रहा है ना, दूसरा कहता है उसके घर में हो रहा है ना, हमें क्या है।